नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एपीएस लॉ सक्सेस क्लासेस में। हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है विधि शास्त्र। इससे पहले कि देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और लगभग एलएलबी, एलएलएम, पीसीएस जे और अन्य परीक्षा सभी में विधि शास्त्र से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं और ये कंसेप्ट लेवल का विषय है। मतलब आप इसको सेक्शन में या धारा में या फिर कहीं किसी एक्ट में, अधिनियम में इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये प्योर शुद्ध विचार है, फिलॉसफी है, दर्शन है, जिसको समझने के लिए आपको भी दार्शनिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? दार्शनिक होना पड़ेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपको विधि शास्त्र का ज्ञान है तो आप विधि जगत में कुछ भी कर सकते हैं, नया चमत्कार स्थापित कर सकते हैं विधि के क्षेत्र में। इसीलिए क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं यही कहूँगी कि जितने भी आपके दोस्त हैं जो लीगल क्षेत्र में हैं, जो विधि से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके और सभी को इनका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए, हम लोग आज अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है विधि शास्त्र। विधि शास्त्र के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसका परिचय देखेंगे कि विधि शास्त्र है क्या और उसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है। तो विधि शास्त्र को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? इसके बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर विधि शास्त्र है क्या, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या क्यों आवश्यक है ये विधि शास्त्र। तो देखिए, विधि शास्त्र क्यों आवश्यक है। तो विधि शास्त्र जो है, इसके नाम से ही आपको लग रहा है विधि और शास्त्र, मतलब ये पूरे विधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विधि शास्त्र के अंदर क्या किया जाता है? पूरे विधि का अध्ययन, इसलिए इसको बोलते हैं विधि का विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? विधि का विज्ञान। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, ये सब साइंस है, प्योर शुद्ध साइंस, जिसको हम लोग शुद्ध साइंस कहते हैं। इसमें क्या होता है? कारण और प्रभाव, मतलब कॉज और इफेक्ट का संबंध उसमें होता है। क्या होता है इसमें? कारण और प्रभाव का संबंध होता है। जो केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ होता है, इसमें क्या होता है? 2 + 2, ये फिक्स है कि 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता है। H2O क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला दिए, क्या बन गया? जल। चाहे आप मिलाइए चाहे हम मिलाएं, जल ही बनेगा। तो ये क्या है? एक होता है शुद्ध साइंस, उसको बोलते हैं शुद्ध विज्ञान। जो हम लोग यहाँ पढ़ा है वो विधि का विज्ञान। विधि का विज्ञान का मतलब है कि यहाँ भी तथ्य ही खोजा जाता है। यहाँ भी हम लोग क्या खोजते हैं? तथ्य ही खोजते हैं। यहाँ भी कार्य और प्रभाव का संबंध ही देखा जाता है। लेकिन ये कुछ परिस्थितियों में लागू हो सकता है, कुछ में नहीं लागू हो सकता है, इसलिए इसको हम शुद्ध विज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या है? विधि का विज्ञान है। ठीक है, ये विधि का विज्ञान है। तो हम लोग विधि शास्त्र में विधि का विज्ञान इसको कहते हैं। तो विधि शास्त्र में क्या आखिर पढ़ते क्या हैं? विधि शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? तो विधि शास्त्र में विधि का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? विधियों का अध्ययन। क्या करते हैं हम लोग? विधियों का अध्ययन करते हैं।
विश्व में जितना भी विधियां हैं, जितनी भी प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, सबका अध्ययन कहाँ किया जाता है? विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और हम लोग विधि शास्त्र को इसीलिए पढ़ते ही हैं कि सारी विधियों का जन्म विधि शास्त्र से ही होता है, चाहे वो संवैधानिक विधि हो, चाहे संविधान हो, चाहे कोई अदर लॉ हो, वो कहीं ना कहीं आकर के विधि शास्त्र से ही अपना जन्म प्राप्त करते हैं। यानी किसी भी विधि का, चाहे वो किसी देश की विधि हो या किसी समाज की विधि हो, उसका जन्म कहाँ से होता है? तो उसका जन्म होता है विधि शास्त्र से। विधि शास्त्र से बाहर कुछ भी नहीं है। इसीलिए विधि शास्त्र क्या है? एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, जिसमें आपको अपना मन शांत करके एकांत में पूरे समाज के बारे में सोचना है, पूरे देश दुनिया के बारे में सोचना है कि ये कैसे चल सकती है दुनिया, कैसे चलाया जाए। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको थोड़ी पता होता है कि ट्रैफिक का रूल क्या है, उसको थोड़ी पता होता है कि माँ को प्रणाम किया जाता है, कि माँ को पीटा जाता है, कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार, उसको कुछ नहीं पता होता है। जन्म में बच्चा कुछ नहीं जानता। वो जब पैदा होता है तो उसको हम धीरे धीरे सिखाते हैं। पहले बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, सब कुछ हम उसको सिखाते हैं। वो सीखता है, वो सीखता जाता है, सीखता जाता है। और मानव क्या है? पूरे जीवन सीखता ही रहता है और सीखते सीखते वो एक दिन मर जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर एक मानव को जो पैदा हुआ, अगर उसको शिक्षा न दिया जाए, उसको कुछ न सिखाया जाए, तो क्या करेगा? वो कैसा होगा? आपने कभी कल्पना किया? वो एक पशु के समान होगा। कैसा होगा? वो एक पशु के समान होगा, जिसको कहाँ टॉयलेट करना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ लेटना है, कुछ नहीं पता। उसको जहाँ मन आएगा वहीं खाना खा लेगा, जहाँ मन आएगा वहीं लैट्रिन करेगा, जहाँ मन आएगा वहीं वो बैठेगा। इसीलिए जब मानव बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सभ्य बनाने के लिए और इस समाज के अनुसार बनाने के लिए उसको शिक्षा दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है। और ये जीवन प्रयत्न हमारे साथ चलता रहता है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं सीखते ही रहते हैं, किसी न किसी प्रकार सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मानव जो होता है ना, जिज्ञासु होता है, वो हमेशा सीखने की प्रयत्न करता है, चीज़ों को जानने की प्रयत्न करता है। और हर मानव के अंतर्गत होता है, चाहे वो आप हो या हम हो या कोई हो। हाँ, भले सेक्टर अलग अलग हो सकता है, आपका किसी और चीज़ में रुचि है, मेरा किसी और चीज़ में रुचि है, लेकिन होता सबके अंदर जिज्ञासाएं जरूर होता है। तो हम लोग विधि शास्त्र में पूरे विश्व की विधि व्यवस्था, यानी इस देश को, इस समाज को कैसे चलाया जाए, इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, समाज में कैसे शांति स्थापित हो, कैसे इंसानों को एक साथ रखा जाए, इसका जब खोजबीन किया गया दार्शनिक लेवल पे जाकर के। दार्शनिक लेवल का मतलब है कि समाज से परे हट करके जब हम सोचते हैं, सिद्धांत लेवल पे विचार करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो हमारा दार्शनिक लेवल चला जाता है। जैसे फिलॉसफी, उसमें एक क्या होता है, हम विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं कि विचार कैसे लागू किया जाए, आखिर ये विचार समाज में चल सकता है कि नहीं चल सकता है, समाज को आगे विकसित करने के लिए कैसे विचार होने चाहिए। जैसे अभी सबसे लेटेस्ट विचार क्या है? वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। क्या है लोक कल्याणकारी राज्य? हमको आपको पता है? कुछ पता नहीं है। लोक कल्याणकारी अवधारणा आया कहाँ से, कौन लाया? तो इसको लाया विधि शास्त्र। विधि शास्त्र लाया, समाज में लागू किया। और आज हम आप सब जानते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि जो भी समाज के गरीब है, वंचित है, जो पिछड़े रह गए हैं, उनका विकास करना, समाज की मुख्य धारा में उनको लाना, उनको भी वो सारी फैसिलिटी प्रदान करना जो कि समाज के जो उच्च वर्ग है उसको जो प्राप्त है वही। और ये सब काम कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है, राज्य कर रहा है। उनको उत्थान का काम, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, मनरेगा, कौशल विकास, ये सब क्या है? लोक कल्याणकारी का ही तो एस्पेक्ट है, जिसमें हम इतने सारे एस्पेक्ट देख रहे हैं लोगों को उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए। तो ये है, यहाँ से विधि शास्त्र का अध्ययन शुरू होता है। तो विधि शास्त्र क्या है? तो विधि शास्त्र में हम लोग विधि का अध्ययन करते हैं, इसीलिए विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहा जाता है। जैसे विज्ञान में हम कोई तथ्य लेते हैं और उस पर एनालिसिस करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट
देखा, अरे सूर्य से इतनी किरणें आ रही हैं, ये क्या है? ये सूर्य की किरण है, तरंग है, क्या है ये? क्या है ये? उस पर अध्ययन करने लगा कोई साइंटिस्ट। अरे भाप, पानी उबालते हैं तो भाप निकलता है, ये ऊपर ही उड़ता है, इसका कोई और यूज है क्या? उस तथ्य को पकड़ा, अध्ययन किया तो मान लिया हाँ इसका भी यूज है। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग विधि के बारे में तथ्य के आधार पर खोज करते हैं, छानबीन करते हैं। तो ये क्या है? विधि का विज्ञान क्या है? तो ये क्या है? तथ्यों के आधार पर एक खोजबीन है। तथ्यों के आधार पर क्या है? ये एक खोजबीन है। इसमें हम लोग खोजबीन करते रहते हैं, क्या होना चाहिए समाज के लिए, आखिर और अच्छा समाज को कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग हॉब्स लॉ रूसो को पढ़े होंगे, आप लोग 11th 12th LLB वगैरह में पढ़े होंगे कि जो समाज में जो मानव होता है अगर वैसे छोड़ दिया जाए उसको तो वो बर्बर है, क्रूर है। इंसान को जब अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसको शिक्षित ना किया जाए, उसको शिक्षा ना दिया जाए, तो बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो अपना नेचुरल विकास करता है तो वो कैसा विकास करके आएगा? बर्बर, क्रूर, अत्याचारी, वैसा वो बच्चा बन जाएगा। जब उसको आप अच्छा ढंग से शिक्षा नहीं देंगे तो वो बदमाश बन जाएगा। नहीं, बहुत बदमाश लगा, इसको कोई शिक्षा नहीं दिया, कोई इसको संस्कार नहीं दिए, इसके माँ बाप कोई अच्छे संस्कार नहीं डाले इसके अंदर। हम लोग कह देते हैं ना गुस्सा में, और कोई बच्चा बहुत गलत करता है तो क्यों कह देते हैं? इसलिए क्योंकि ये माना गया है कि अगर आपको शिक्षा नहीं दिया गया, आपको सही रास्ता नहीं दिखाया गया, तो एक मानव नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो उसके अंतर्गत जो गुण है वो कैसा है? बर्बर, असभ्य वाली गुण है, वो बर्बर हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग समाज को व्यवस्थित और समाज को में शांति स्थापित करते हुए आगे विकास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि का अध्ययन करते हुए, विधि का, इसको विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान जो है तथ्यों के आधार पर खोजबीन करता है। लेकिन इस खोजबीन का जो उद्देश्य है वो है विधि एवं विधि प्रणाली के लिए आधारभूत सिद्धांत स्थापित करना। क्या करना? इसका उद्देश्य क्या है खोजबीन का? कोई विधि है या कोई विधि प्रणाली, विधि या विधिक प्रणाली। विधिक प्रणाली का मतलब होता है कोई सिस्टम, कि मान लीजिए भारत में लागू है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। तो अब हम लोग को विधि के छात्र होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम विधि शास्त्र के अंतर्गत आकर के अब अध्ययन करें कि इस संसदीय शासन व्यवस्था में और क्या सुधार किया जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था और अच्छी हो जाए, इसमें कुछ अच्छा विकास हो जाए, इस समाज के लिए और हितकारी हो जाए। तो यही आगे विधि शास्त्र का सोच है। तो विधि शास्त्र क्या है? विधि का विज्ञान है जो तथ्यों के आधार पर खोजबीन करता है। खोजबीन कैसा करता है? तो विधि के बारे में या विधिक प्रणाली के बारे में खोज करता है। किसके बारे में खोज करता है? विधि या विधि प्रणाली के बारे में खोज करता है। और ये विधि और विधि प्रणाली में लागू होने वाले विधिक सैद्धांतिक सिद्धांत, विधिक सिद्धांत जो होता है, जो सिद्धांत होता है उसके बारे में ये खोज करता है। क्या करता है ये? विधि या विधिक प्रणाली में। तो विधि प्रणाली हम लोग अभी एग्जाम्पल दिए कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या कोई विधि है, मतलब विधि मतलब यहाँ पे अवधारणा से मतलब है। जैसे मान लीजिए संप्रभुता है, एक अवधारणा है। संप्रभुता एक अवधारणा है, लोकतंत्र एक अवधारणा है, ये सब क्या है? अवधारणा है। लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, राज्य हो गया, व्यक्ति हो गया, अधिकार हो गया, कर्तव्य हो गया, ये सब अवधारणा है। यानी विधि या विधि प्रणाली में आधारभूत सिद्धांतों को निश्चित करना। आधारभूत सिद्धांत का मतलब ये होता है कि कोई विधि है या कोई विधिक प्रणाली है, उसमें आधारभूत कौन सा सिद्धांत हो, उसको कैसे निश्चित किया जाए, कैसे निश्चित किया जाए, इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि विधिक प्रणाली ले लीजिए, भारत का उदाहरण ले लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। भारत में कौन सी विधिक प्रणाली है? संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था हम लोग लागू कर लिए
उसके बावजूद भी हम लोग देखें कि हमारे समाज में कुछ लोगों का तो विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का एकदम विकास नहीं हो रहा है। लोग पिछड़े जा रहे हैं और गरीब हो जा रहे हैं, एकदम शोषित हैं, वंचित हैं, उनको शिक्षा नहीं है, उनको कोई उपचार नहीं है, उनको कोई खाने पीने और रोजगार का कोई सुव्यवस्थित साधन नहीं है। तो हम लोगों के दिमाग में आया, जो भी विद्वान थे, जो विधि विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस पर शोध किया, खोज किया कि आखिर क्या किया जाए कि हमारे विधि में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि उनको भी जीवन जीने का अच्छा साधन मिल सके, खाने के लिए अच्छा से भोजन मिल सके, दवा मिल सके, उनको भी शिक्षा मिल सके और वो भी अन्य व्यक्ति की तरह अच्छे से रह सके। तो एक कंसेप्ट आता है, वो आता है लोक कल्याणकारी राज्य। हमारे यहाँ कौन सा कंसेप्ट आया? लोक कल्याणकारी राज्य का। अब हमने अपने विधिक प्रणाली में सुधार करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को क्या किया? आधारभूत सिद्धांत के रूप में निश्चित कर दिया। क्या किए? आधारभूत सिद्धांत के रूप में निश्चित कर दिए। इसको सिद्धांत के रूप में अपनी शासन व्यवस्था में एक्सेप्ट कर लिए कि अब हमारा जो शासन होगा या जो हमारा सरकार होगा वो लोक कल्याणकारी राज्य होगा और राज्य अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करेगा और लोक कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। तभी हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, बहुत सारी योजनाएं लाई, जैसे युवा रोजगार योजना, कौशल विकास योजना, अन्न धन, बाल कन्या आदि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है? अनाज वितरण। गरीब जो मर रहे थे कोरोना में, उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, सरकार ने क्या किया? मुफ्त में अनाज बांट करके उनको खाने के लिए दिया ताकि वो खाएं और जिएं। तो ये विधि शास्त्र जो है वो विधिक प्रणाली में आधारभूत सिद्धांतों को निश्चित करता है। तो ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ये कहाँ से आया है? विधि शास्त्र से निकल के आया है। विधि शास्त्रियों ने इसके बारे में सोचा है, जो बहुत बड़े बड़े विधि के विज्ञाता हैं, जो बहुत ख्याति प्राप्त हैं, विश्व के ख्याति प्राप्त जो विधि विशेषज्ञ हैं, वो बैठ करके समाज के बारे में चिंतन करते रहते हैं कि इस पद्धति को, इस व्यवस्था को और कैसे मॉडिफाई किया जाए, इसमें और कैसे परिवर्तन किया जाए ताकि लोगों के साथ विधि का जो संबंध है वो अच्छा हो सके, विधि उनके लिए और अच्छा काम कर सके। तो यही है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विधियों का अध्ययन करते हैं। विधि का अध्ययन कैसे करते हैं? तो वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, इसीलिए इसको विधि का विज्ञान कहा जाता है। और इस विज्ञान में क्या चीज़ की खोजबीन करते हैं? तो तथ्यों के आधार पर हम खोजबीन करते हैं। क्या? सिद्धांतों की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? सिद्धांतों की। वो सिद्धांत किसके लिए होता है? किसी विधि या विधिक प्रणाली के लिए होता है। और हम इन सिद्धांतों को खोज करके, इस आधारभूत सिद्धांतों को खोज करके निश्चित रूप देते हैं और निश्चित रूप देने के बाद यही जाकर के राज्य में, शासन में लागू हो जाता है। समझ में आया? तो विधि शास्त्र क्या है, इसमें क्या चीज का अध्ययन होता है, ये समझ में आ गया। ठीक, अब आगे समझिए। सिद्धांत तो खोजिए, सिद्धांत कैसा होता है? सिद्धांत होता कैसा है? मान लीजिए कि भाप देखें, भाप के आगे जब आविष्कार किया जेम्स वॉट, तो बना दिया ट्रेन तो दिख रहा है, हम लोग उसको छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं। यहाँ से दिल्ली जाना है, पकड़ के निकल लिए। यहाँ से कहीं भी जाना है, ट्रेन पे चढ़े, पहुंच गए। अच्छे से पता है कि हाँ, इसको किसी साइंटिस्ट ने बनाया था, वैज्ञानिक ने, और ये चल पड़ा। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, इसको भी किसी साइंटिस्ट ने बनाया, ये दिख रहा है, हम लोग उस पर चढ़ के घूम रहे हैं। लेकिन ये नहीं दिखता है, ये जो सिद्धांत है, इसका जो विकास हुआ, अब लोक कल्याणकारी राज्य आपको दिखता है? छू सकते हैं उसको, पकड़ सकते हैं उसको? नहीं पकड़ सकते। ये एक अवधारणा है, एक अवधारणा के रूप में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अमूर्त दर्शन। क्या है ये? अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है नॉन टैंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते। ये अवधारणा है जिसको सिर्फ आप एक महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? अमूर्त है। दूसरा सामान्य है।
दूसरा क्या है, ये सामान्य है, क्या है ये, और तीसरा है सैद्धांतिक। क्या है ये हमारा तीसरा, सैद्धांतिक। तो जो विधि शास्त्र में अध्ययन किया जाता है वो कैसे है, ये अमूर्त है। अमूर्त मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा है ये सामान्य है। यहाँ सामान्य का मतलब हुआ ऐसा सिद्धांत बनाया जाता है जो विश्व के किसी भी शासन व्यवस्था में यानी किसी भी देश में लागू किया जा सकता है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य भारत में भी लागू किया जा सकता है, अमेरिका में भी लागू किया जा सकता है, दक्षिण अमेरिका में भी लागू किया जा सकता है, श्रीलंका में भी लागू किया जाता है। विश्व के किसी भी देश में आप जाकर के इसको लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके जो सिद्धांत आते हैं, विधि शास्त्र के जो भी सिद्धांत बनते हैं वो सामान्य होते हैं। सामान्य का मतलब हुआ कि वो किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी देश में लागू किए जा सकते हैं। तीसरा, ये सैद्धांतिक होते हैं। सैद्धांतिक का मतलब है कि सिद्धांत रूप में होते हैं। ये एक अवधारणा है, ये कंसेप्ट के रूप में है, ये कोई वस्तु के रूप में नहीं है जिसको आप छू सके, पकड़ सके या आप उसको देख सके। तो ये क्या है, तो अवधारणा है, सैद्धांतिक है, एक सिद्धांत के रूप में होता है और इसको किसी भी विधि व्यवस्था में लागू किया जा सकता है। तो ये है विधि शास्त्र। विधि शास्त्र में अध्ययन क्या चीज़ का करना है, हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा में हम लोग को क्या आया सामने कि विधि शास्त्र जो है विधि का अध्ययन है। लेकिन विधि का अध्ययन कैसा है, तो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कैसे है, तो इनमें हम तथ्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं। तथ्यों के आधार से मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत समाज वर्गों में बट गया था। एक वर्ग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, एक वर्ग ऐसा था जो सिर्फ खा कमा सकता था, और एक वर्ग ऐसा था जिसके पास खाने के लाले पड़े थे। खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य सुविधा नहीं था। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर जब विधि विशेषज्ञों ने अन्वेषण किया, खोज किया, तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट खोज के लाया, वेलफेयर स्टेट। तो ये क्या है, हमारा अमूर्त सामान्य सैद्धांतिक अध्ययन है। तो हम लोग पढ़ लिए कि विधि शास्त्र में अध्ययन क्या चीज का होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और इसको समझिए, क्योंकि विधि शास्त्र पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि विधि शास्त्र में आखिर पढ़ते क्या है, आखिर ये है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम इसका परिचय जानें। तो परिचय में हम लोग देखें कि एक वैज्ञानिक अध्ययन है, ये भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, तथ्यों के आधार पर किया जाता है। इसके में हम विधि या विधि प्रणाली में लागू करने के लिए कोई सिद्धांत को निश्चित रूप से, आधारभूत सिद्धांत को निश्चित करते हैं। और वह सिद्धांत कैसा होता है, तो वह सिद्धांत अमूर्त होता है, सामान्य होता है, सैद्धांतिक होता है। तो हम लोग इतना बातें पढ़ लिए। अब एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो विधि शास्त्र है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है कि पढ़ रहे हैं भाई, अच्छी बात है। तो हम लोग अपने देश के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, भारत के छात्र हैं, भारत में हैं, तो हमको अपने देश के बारे में भी थोड़ा सा जानने का जरूरी है। क्योंकि देखिए विधि शास्त्र क्या है, विधि का अध्ययन, ठीक। तो हम लोग को अपने देश की विधि का भी तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने देश में रह रहे हैं। तो हमारी क्या प्राचीन व्यवस्था थी, तो हम लोग इसका देखेंगे भारत में ऐतिहासिक विकास के बारे में। अब हम लोग इसका चर्चा करेंगे। परिचय देख लिए। तो विधि तो ठीक है, हमारे देश में अभी भी लागू है, प्राचीन काल में भी लागू था। लेकिन हमारी विधि व्यवस्था जो आज की विधि व्यवस्था है, पहले यही विधि व्यवस्था थी। प्रश्न ये है कि जिस विधि व्यवस्था को आज हम फॉलो कर रहे हैं, लागू है हमारे देश में, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, क्या यही विधि व्यवस्था पहले हमारे प्राचीन भारत में लागू था? तो नहीं। प्राचीन भारत में आज की विधि व्यवस्था लागू नहीं थी। तो उस समय क्या लागू थी? तो उस समय लागू थी प्राचीन हिंदू
विधि शास्त्र क्या लागू थी? प्राचीन हिंदू विधि शास्त्र। अब प्राचीन हिंदू विधि शास्त्र क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्राचीन हिंदू विधि शास्त्र वह है जब हम लोग, जो हमारे पूर्वज थे, जो आर्य लोग थे, जो वैदिक सभ्यता थी, जब वो लोग यहाँ आए, यहाँ पे एक सभ्यता का विकास किया, तो उन्होंने अपना एक विधि व्यवस्था भी बनाया और उन्हीं आर्यों की जो विधि व्यवस्था थी उसी को हिंदू विधि व्यवस्था कहा गया। उनकी अपनी विधि व्यवस्था होती थी। और मुगल के आने तक, मुगल शासन व्यवस्था मुसलमानों की शासन व्यवस्था थी। मुस्लिम शासन व्यवस्था यानी बाबर के आने से पहले तक जो हम लोगों की शासन व्यवस्था थी वो हिंदू शासन व्यवस्था थी। हिंदू विधि लागू होती थी, हिंदू विधि के अनुसार ही हम लोग शासित होते थे, उसमें राजा प्रजा और ये सब चीजें होती थी। उसके बाद मुस्लिम विधि आई, मुस्लिम विधि शास्त्र लागू हो गया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी विधि को लागू किया 1600 के बाद। ठीक है, अंग्रेजी विधि लागू हुआ तो उस समय एक विवाद उत्पन्न हो गया कि भारतीय जो विधि है, तो भारत के लोग इसका कहे कि हमारी विधि तो बहुत समृद्ध है, हम लोग अपनी विधि से शासित होंगे। तो हुआ कि भाई इंडियन लोगों की विधि व्यवस्था है क्या, इसका अध्ययन किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए। तो सर हेनरी मेन, हम लोग पढ़े हैं, ये सर हेनरी मेन ये बहुत बड़े ज्ञाता थे, विधि विशेषज्ञ थे। ये ऐतिहासिक विचारधारा के प्रणेता है। हम लोग आगे इनके बारे में और बहुत कुछ पढ़ेंगे। सर हेनरी मेन पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने प्राचीन हिंदू विधि शास्त्र का गहन अध्ययन किया। क्योंकि हम लोग अंग्रेज और मुस्लिम शासन व्यवस्था से पहले किससे शासित होते थे? हिंदू विधि शास्त्र से। तो हिंदू विधि शास्त्र के बारे में आज भी हमारे दिल में पवित्र विचार है, क्योंकि वो हमारी अपनी विधि व्यवस्था थी या हमारी स्वदेशी थी। जो स्वदेशी से लगाव हर किसी को होता है। तो जो हम लोग थे जो भारतीय नागरिक थे, उन्होंने इसकी वकालत की कि हिंदू विधि शास्त्र को हमारे देश में लागू किया जाए, हम लोग हिंदू विधि शास्त्र से जीना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आपका हिंदू विधि शास्त्र को पहले हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो सर हेनरी मेन जो थे, यहाँ की पूरी हिंदू शासन व्यवस्था का उन्होंने अध्ययन किया। पूरा ग्रंथ, महाभारत, रामायण, जितना भी जो भी कुछ था, मनुस्मृति, नारद, तो सबका उन्होंने स्टडी किया, अच्छे से गहन अध्ययन किया। पहला व्यक्ति का नाम आता है विलियम जोन्स। कौन थे ये? विलियम जोन्स। लिख लीजिएगा इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। इन्होंने, विलियम जोन्स ने क्या किया? मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया। मनुस्मृति क्या है हमारा? ये हिंदू विधि शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ और हिंदू विधि शास्त्र का आधार। मनुस्मृति वो बुक है जिसपे पूरी हिंदू शासन व्यवस्था, यानी कह लीजिए पूरी हिंदू विधि जिस पे आधारित थी। वो किताब का नाम है या ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति से ही पूरी हिंदू शासन व्यवस्था स्थापित होती थी। यानी हिंदुओं का जो शासन व्यवस्था था या जो समाज को चलाने का जो पद्धति था, वो कहाँ से रेगुलेट होता था? मनुस्मृति थी। इस मनुस्मृति को अंग्रेजी में विलियम जोन्स, ये विलियम जोन्स एक अंग्रेज व्यक्ति था, इन्होंने इसको अंग्रेजी में लिख दिया। किस में लिख दिया? अंग्रेजी में। जब अंग्रेजी में इसको लिखा गया तो इसको पूरे यूरोपवासी पढ़ें। यूरोपवासी मतलब जो भी वहाँ के प्रबुद्ध, विधि विशेषज्ञ, समाज के रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, लोग थे, उन्होंने इस मनुस्मृति को अच्छे से अध्ययन किया। तो हम लोग को पता है कि मनुस्मृति कैसी विधि है, न तो ये पूर्णतः धार्मिक है, न तो पूर्णतः ये सैद्धांतिक है। मतलब कहने का मतलब है, न तो ये बुक पूर्णतः धर्म से संबंधित है और न तो ये पूर्णतः विधि से संबंधित है। मनुस्मृति सिर्फ धर्म से संबंधित नहीं है और न सिर्फ विधि से संबंधित है, यानी कि मनुस्मृति में सब चीज है। मनुस्मृति में सब कुछ है, मिक्स है। एक जीवन जीने का पूरा पद्धति मनुस्मृति में बताया गया है कि एक मानव यानी हिंदू जन्म होता है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक
उसके साथ क्या क्या घटित हो सकता है, कैसे उसका जीवन चलेगा, पूरे का वर्णन है मनुस्मृति में। यानी कि ये सिर्फ धर्म से संबंधित या सिर्फ विधि से संबंधित बुक नहीं था। जब इसको अंग्रेजों ने पढ़ा तो उनके दिमाग में जो विचार आया इसके प्रति, वो आया कि अच्छी विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरे चीज के बारे में बताता है। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है तो कुछ ना कुछ उसमें बुराई भी होती है। और मनुस्मृति की सबसे बड़ी बुराई क्या है, आपको और हमको सबको पता है, महिला को दोयम दर्जा का समझना, या महिला को पुरुषों के समान अधिकार न प्रदान करना, और दूसरा समाज को 4 वर्ग में स्थापित करना। समाज को 4 वर्ग में स्थापित करना, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य या शूद्र, चौथा क्षुद्र, तीसरा वैश्य व्यापारी वर्ग, पहला ब्राह्मण वर्ग, दूसरा क्षत्रिय वर्ग, तीसरा वैश्य और चौथा क्षुद्र। ये 4 वर्ग में बांट दिए समाज को। स्त्रियों के बारे में इनका कुछ अलगे विचार था इस ग्रंथ का। स्त्री को पशु के समान समझते थे, नारी हमेशा प्रताड़न की अधिकारी जैसा इसमें कंसेप्ट मिला। अब जब इस पे ऐसा विचार था तो इसको उन्होंने कहा नो 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 नो, ये लागू नहीं हो सकता, ये किसी भी सभ्य समाज में लागू नहीं किया जा सकता। जबकि इसी जगह यदि नारद स्मृति को, नारद स्मृति हमारा एक ग्रंथ है, ये शुद्ध विधि का ज्ञान है। इसमें सिर्फ विधि का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? शुद्ध विधि, सिर्फ विधि का वर्णन है नारद स्मृति। यदि विलियम जोन्स ने नारद स्मृति को इंग्लिश में लिख दिया होता और उसको यूरोपवासी ने पढ़ा होता तो उनको तब उसको क्या मिल जाता? विधि के एक मान्य ग्रंथ का सम्मान प्राप्त होता, क्योंकि नारद स्मृति में सिर्फ विधि का वर्णन है। किसका वर्णन है? शुद्ध विधि का वर्णन है। और ये विधि स्थापित हो जाती, भारत में स्थापित हो सकती थी यदि विलियम जोन्स या कोई अन्य व्यक्ति इसका अनुवाद अंग्रेजी में उस समय करके मनुस्मृति के बजाय नारद स्मृति को यूरोपवासियों को पढ़ने के लिए देता तब। लेकिन हम लोगों की सर्वोच्च विधि या सर्वोच्च ग्रंथ नारद स्मृति नहीं है। हम लोग हिंदू किसको फॉलो करते हैं? मनुस्मृति को। इसलिए विलियम जोन्स ने मनुस्मृति को इंग्लिश में लिखा और इसको अंग्रेजों को पढ़ने के लिए दिया गया। और जब अंग्रेजों ने इसको पढ़ा तो कहा नो 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 नो, ये सब समाज के लिए लागू करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया गया है, समाज को वर्गों में बांट दिया गया, ये तो विवाद का कारण बन जाएगा, तो इसको लागू नहीं किया गया। इसको लागू न करने के संबंध में जो सर हेनरी मेन थे, सर हेनरी मेन ने इन्होंने 4 कारण दिया जिसकी वजह से कहा गया कि मनुस्मृति में जो विधि का सिद्धांत है वो भारत में नहीं लागू किया जा सकता, या लागू नहीं करना चाहिए, या एक सभ्य समाज में नहीं लागू करना चाहिए। उसके 4 कारण क्या है वो आप पढ़िए। पहला तो इन्होंने कह दिया कि स्थिर है, जो मनुस्मृति में जो विधि है या जो यहाँ की जो पूरे विधि व्यवस्था है, क्योंकि सर हेनरी मेन ने पूरा हिंदू व्यवस्था का अध्ययन किया था, तो इन्होंने कहा कि ये तो आपका जो विधि व्यवस्था है स्थिर है। स्थिर का मतलब है कि इसका विकास रुक चुका है, स्थिर है। दूसरा है कि ये अव्यवहारिक, अव्यवहारिक। तीसरा है ये अपूर्ण है। क्या है ये? अपूर्ण है। तीसरा इसमें कहा कि ये अपूर्ण है। और चौथा कहा कि एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व है, एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदू में? पुरोहित वर्ग। पुरोहित मतलब ब्राह्मण। तो सर हेनरी मेन ने पूरे हिंदू विधि व्यवस्था का अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने इस पर 4 आक्षेप लगाए, यानी 4 रूप में इसकी आलोचना किया और कहा कि ये सब समाज में लागू नहीं हो सकता है और इसे लागू नहीं करना चाहिए। पहला उन्होंने कहा कि जो हिंदू विधि व्यवस्था है वो स्थिर है,
दूसरा कि ये अव्यवहारिक है, तीसरा कि ये अपूर्ण है, और चौथा कि यह विशेष वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करता है, यानी पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करता है। पुरोहित वर्ग मतलब ब्राह्मण। तो ये 4 आधार पर आक्षेप किया गया और हमारी हिंदू शासन व्यवस्था या हिंदू विधि लागू नहीं किया गया मॉडर्न भारत में। ये चारों आक्षेप इनका उचित नहीं है। जैसे स्थिर है, ये तो एकदम से उचित नहीं है, क्योंकि स्थिर है क्या मतलब होता है कि कोई भी विधि, किसी भी समाज की विधि जो होती है वो अब प्रयत्नशील होती है, आगे की तरफ उसका विकास होता रहता है। तो हमारी हिंदू विधि भी जहाँ थी उससे आगे हम उसका विकास करते जाते। दूसरा था कि ये अव्यवहारिक है, तो इसमें थोड़ा सा दम है कि अव्यवहारिक है, क्योंकि हमारा समाज क्या था, वर्ण और जाति पर आधारित था। उसी समाज में एक कहा जाता है कि इंसान जो होता है भगवान की संतान होता है, और जो सब जब सारे इंसान भगवान की संतान है तो एक को ब्राह्मण बना करके समाज में सर्वे सर्वा बना दो, और एक इंसान को क्षुद्र कह करके उसको दुत्कार दो, उसको समाज में रहने का भी अधिकार ना दो, उसको समाज से बाहर निष्कासित कर दो, उससे अभद्र व्यवहार करो, उसके साथ एकदम निकृष्ट ढंग का काम उससे करवाया जाए, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार न दिया जाए। दूसरी तरफ स्त्री जो मानव सभ्यता की आधी, हमारी सभ्यता की आधी, हमारी परिवार की आधी, हमारे जीवन की भी आधी। अगर कोई मानव है, कोई पुरुष है, तो वो इसलिए पुरुष है क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई स्त्री है, या तो जन्म देने वाली उसकी माँ होगी, या उसको शिक्षा देने वाली टीचर हो सकती है, बहन हो सकती है, या उसकी वाइफ हो सकती है। लेकिन अकेला पुरुष कभी भी कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब कि आपके कंप्लीट करने के लिए एक स्त्री यानी एक बालिका, एक महिला का होना अति आवश्यक है। और आपने महिला के साथ क्या किया, द्वितीय दर्जे का व्यवहार। मनुस्मृति में महिला के बारे में अच्छा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा दम होता है। तीसरा अपूर्ण, इसमें ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि अपूर्ण का मतलब क्या, हमारा विधि कंप्लीट नहीं है। ठीक है, हमारा जहाँ तक व्यवस्था था, जिस शासन व्यवस्था को हम फॉलो करते थे, जितना करते थे हमारे समाज के लिए उतना काफ़ी था। हम इसको पूर्ण बना सकते हैं, इसको हम आगे विकास करके पूर्ण बना सकते हैं। और चौथा है एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व, इसमें भी बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि हमारी हिंदू शासन व्यवस्था में शासन करने का अधिकार किसको दिया गया था, सिर्फ पुरोहित को दिया गया था। पुरोहित ही राजा होंगे, पुरोहित ही जो कहेंगे वो विधि होगा, पुरोहित ही ऊपर का जो सबसे समाज का जो सबसे ऊपर का वर्ग होता है, जो ऊपर का शासन का जो सबसे ऊपर का पायदान होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब में पुरोहितों का वर्चस्व था। और दूसरा था क्षत्रिय वर्ग, जो सिर्फ लड़ने के लिए यूज किए जाएंगे, जहाँ कहीं भी लड़ाई होगा वहाँ क्षत्रिय वर्ग जाएंगे, वैसे भी सिर्फ व्यापार करेंगे और क्षुद्र सबकी सेवा करेगा। तो इसमें थोड़ा सा दम था, लेकिन इसमें भी हम जब सभ्य बने तो इसमें भी सुधार किया जा सकता था। लेकिन सर हेनरी मेन ने इन आधारों पर भारतीय हिंदू विधि व्यवस्था जो थी उसको मानने से इनकार कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों की आज की जो विधि व्यवस्था है किसकी देन है, अंग्रेजों की ही देन है। अंग्रेजों ने ही यहाँ पे अपनी विधि को लागू किया, और जब वो अपनी विधि को लागू किए तो वही विधि आगे विकसित होते चला गया। और हम लोग जानते हैं कि हम उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा रोल है। और 1935 का अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। और 1935 का जो अधिनियम था ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को ही फॉलो करता था। और यही अधिनियम हमारे संविधान का क्या बना, सबसे मूल तत्व बना, मेन आधार यही है। 1935 के अधिनियम से ही हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान उठा करके सीधे सीधे अपने संविधान में शामिल कर लिया। और विश्व के अन्य संविधानों में जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छे विचार हमको मिले उसको हम लोगों ने शामिल कर लिया। तो हमने अपने प्राचीन हिंदू विधि शास्त्र का अध्ययन किया, उसकी कमियों को जाना, उसके बारे में जाना। ठीक है, हम लोग इतना आज के क्लास में जाने कि हिंदू विधि शास्त्र क्यों नहीं हमारे देश में आज लागू है। लोग पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज जान लीजिए कि हमारी जो हिंदू विधि शास्त्र थी आज क्यों नहीं हमारे समाज में लागू है।
हम आज क्यों नहीं उससे शासित होते हैं? तो इसका यही कारण था। सन हेनरी मेन का हिंदू विधि शास्त्र पे किया गया पूरा रिसर्च और उसके बारे में उनका दिया गया ये 4 प्रमुख तर्क, जिसके कारण हम लोग इसको स्वीकार नहीं किए। अब हम लोग देख लिए कि विधि शास्त्र होता क्या है और इसका ऐतिहासिक विकास कैसे कैसे रहा। अब हम लोग विधि शास्त्र के बारे में आगे से अध्ययन करेंगे। अगला क्लास में विधि शास्त्र का महत्व देखेंगे, विधि शास्त्र और अन्य विषयों में इसका संबंध देखेंगे, इसकी परिभाषा और इत्यादि आगे जो भी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस के अनुसार उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोग प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। एक बार में लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। 2 बार 3 बार सुनिएगा और इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा, इसको लिखने की कोशिश करिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करके इसको बढ़ाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और ज़्यादा अच्छे से क्लास लेंगे, इफेक्टिव होगा, सब चीज़ें लाइव क्लास होगा और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताते रहिएगा। और आपको क्या इसमें अच्छा मतलब क्या और चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं वो सब कमेंट करके हमको बताते रहिएगा। हम कमेंट देखते रहते हैं। थैंक यू।